दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटी इन ब्लैक नाम की इस सीरीज के बारे में, जो कि हमें एक तरह से नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिली। इसके कई सेक्शन आ चुके हैं और अब एक और नया सेक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज हम इसी सीरीज पर बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ब्यूटी इन ब्लैक एक अमेरिकी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जिसे टाइलर पेरी ने बनाया, निर्देशित किया और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। ये वर्तमान में अपने दूसरे सीजन में है। श्रृंखला में क्रिस्टल स्टीवर्ट और टेलर पॉलिडोर विलियम्स दो ऐसी महिलाओं की भूमिका निभा रही हैं जिनका जीवन बहुत अलग है। पहले सीजन का पहला भाग 24 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ, जबकि दूसरा भाग 6 मार्च 2025 को प्रसारित हुआ। दूसरे सीजन का पहला भाग 11 सितंबर 2025 को प्रसारित हुआ। दूसरे सीजन का दूसरा भाग 19 मार्च 2026 को प्रसारित हुआ। दूसरे सीजन के दूसरे भाग के प्रीमियर से पहले दिसंबर 2025 में श्रृंखला को तीसरे और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार दो अलग-अलग पृष्ठभूमियों की युवतियों के रास्ते आपस में टकराते हैं। एक हिंसक दलाल के चंगुल में फंसी स्ट्रिपर के रूप में अपना दिन गुजारने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी एक सफल हेयर केयर कंपनी चलाती है जिसके ससुराल वाले ठीक से व्यवहार नहीं करते और वो एक प्रेमहीन शादी में फंसी हुई है। कलाकार और पात्र: मुख्य किम्मी के रूप में टेलर पॉलिडोर विलियम्स, क्रिस्टल स्टीवर्ट ने मैलोरी बेलारी की भूमिका निभाई, रिको रॉस ने हॉरेस बेलारी की भूमिका निभाई। सीजन 1 में आवर्ती भूमिका: एम्बर रेन स्मिथ रेन के रूप में, जेवियर स्मॉल्स एंजल के रूप में, रॉय बेलारी के रूप में, जूलियन हॉर्टन स्टीवन जी नॉर्फ्लिट ने चार्ल्स बेलारी की भूमिका निभाई, रिचर्ड लॉसन ने नॉर्मन बेलारी की भूमिका निभाई, टेरल कार्टर वॉर्नी के रूप में, शैनन वॉलेस ने केल्विन की भूमिका निभाई। सीजन 1 चार्ल्स मलिक विटफील्ड जूल्स के रूप में, ओलिविया बेलारी के रूप में डेबी मॉर्गन, ब्रायन तनाका ने ऑफिसर एलेक्स की भूमिका निभाई। सीजन 1 में आवर्ती भूमिका: पुनरावर्ती डिकिया एंडरसन ने लेस्ली की भूमिका निभाई। सीजन 1 जॉय रोवारिस ने जिलियन की भूमिका निभाई। सीजन 1 तामेरा टी किस्सेन ने बॉडी की भूमिका निभाई। सीजन 1 उर्सुला ओ रॉबिन्सन ने डेलिंडा की भूमिका निभाई। सीजन 1 एशले वर्शर ने लीना की भूमिका निभाई। सीजन 1 जॉर्ज मिडलब्रुक ने ऑफिसर ट्रैक्सन की भूमिका निभाई। टीएस मेडिसन डागा के रूप में टियोन वॉल्स ने डेबो की भूमिका निभाई। सीजन 1 इवान के रूप में रॉड्रिगो अबर्टो। सीजन 2 एपिसोड मौसम: एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया 1-16-8-24 अक्टूबर 2024, 8-6 मार्च 2025, 2-16-8-11 सितंबर 2025, 8-19 मार्च 2026। सीजन 1 2024-525 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 6 भाग। पहला 1-1 रो 2 टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024 अपने कठिन जीवन से बाहर निकलने के तरीके के रूप में एक युवा स्ट्रिपर किम्मी बेलारी परिवार द्वारा स्थापित ब्यूटी इन ब्लैक हेयर स्कूल में हेयर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की कोशिश करती है। 2-2 डैडी के साथ एक नृत्य: टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024 रेन के असफल बीबीएल ऑपरेशन के बाद किम्मी जूल्स की बात नहीं मानती और बॉडी उसे अस्पताल ले जाता है और क्लब के एक प्रभावशाली ग्राहक के साथ समझौता करता है। इस बीच निजी सड़क पर हुए हादसे के बाद मैलोरी और रॉय एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि घटनाओं का एक अराजक सिलसिला शुरू हो जाता है। 3-3 बाद टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024 किम्मी को अपने फैसले के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नॉर्मन और बेलेयर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि वह हिट एंड रन मामले के जवाब तलाशने में जुट जाता है। परिवार के साथ टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024 ओलिविया अपने बेटों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली चाल चलती है। एंजल किम्मी के सामने एक खतरनाक प्रस्ताव रखता है। जैसे ही कंपनी के खिलाफ मुकदमा सार्वजनिक होने लगता है, मैलोरी एक रणनीति पर विचार करने लगती है: धागों को सुलझाना। टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024 अपना पत्थर मिलने के बाद
एंजल और किम्मी एक अलग योजना बनाते हैं। जूल्स परिवार को नियंत्रित करता है। एक कठिन विकल्प का सामना करते हुए नॉर्मन का संदेह बढ़ता जाता है। बैंग बैंग। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। मैलोरी द्वारा रॉय की दूसरी प्रेमिका की तलाश के चलते रॉय का अहंकार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। किम्मी और एंजल इससे निकलने का रास्ता तलाशती हैं। नॉर्मन का दुख खूनी मोड़ ले लेता है। समान अवसर। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। रॉय से तंग आकर मैलोरी खुद ही मामले को अपने हाथ में ले लेती है। नॉर्मन सच्चाई की खोज में जुट जाता है, तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। किम्मी और एंजल भी कुछ कदम उठाती हैं। कर्म का खात्मा। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 24 अक्टूबर 2024। हॉरेस द्वारा डकैती के पीछे की कड़ियों को जोड़ने, मैलोरी द्वारा अपना दबदबा कायम करने और बॉडी द्वारा एक ऐसी योजना को अंजाम देने के साथ ही साजिशें और रहस्य अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, जो किम्मी को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचा देती है। भाग 2। बिना सोचे समझे आग बबूला होना। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। बॉडी और डेलिंडा के नवीनतम कारनामे के बारे में पता चलने पर किम्मी अपनी बहन सिल्वी के लिए एक जानलेवा मिशन पर निकल पड़ती है। इस बीच बेलारी परिवार अपने एक सदस्य की मृत्यु पर शोक मना रहा है, जिसके चलते वे सच्चाई का पता लगाने के लिए साजिश रच रहे हैं। सत्ता संघर्ष। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। किम्मी लगातार गड़बड़ करती जा रही है और जूल्स उसकी तलाश शुरू कर देता है। हॉरेस नॉर्मन के आपराधिक कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। किम्मी का मिशन उसे अपनी बिछड़ी हुई मां के साथ एक अप्रिय पुनर्मिलन की ओर ले जाता है। मुश्किल में। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। जैसे जैसे मैलोरी नुकसान को कम करने की कोशिश करती है, मुकदमा उसके लिए और भी बदतर होता जाता है। हॉरेस हालिया अराजकता को सुलझाने की कोशिश शुरू करता है। किम्मी की अपनी बहन की तलाश खतरनाक कारनामों का रूप लेती जा रही है। हॉट सीट। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। जूल्स किम्मी की तलाश में जुट जाता है। एंजल अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक खेल खेलता है। गलतफहमी के कारण वॉर्नी एक और घोटाले के घेरे में आ जाता है। किसी भी तरह से। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। हॉरेस किम्मी को एक आकर्षक प्रस्ताव देता है। इसी बीच एंजल को क्लब में एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक दुर्घटना में एक और बेलारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगल की सवारी। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। जैसे जैसे मैलोरी रॉय की बेवफाई का पता लगाती है और स्ट्रिप क्लब तक पहुंचती है, रॉय पर शिकंजा कसता जाता है। किम्मी अपनी बहन की तलाश जारी रखते हुए और भी मुश्किल में फंसती चली जाती है। शेर की मांद। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। हॉरेस ने एक योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिससे पूरा परिवार सतर्क हो गया है। किम्मी खबरों में छा जाती है। एंजल और रेन अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। अब गरज पैदा करो। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 6 मार्च 2025। रहस्य, झूठ और छल से हालात तब पलट जाते हैं जब हॉरेस किम्मी को एक ऐसा फैसला लेने के लिए कहता है जो उसकी जिंदगी बदल देगा, और ये फैसला बाकी परिवार को साम्राज्य को बचाने के लिए हाथ पैर मारने पर मजबूर कर देता है। सीजन 2 2025-26। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक। निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि भाग। पहला 17-1। सौंदर्य की देवी। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। किम्मी और हॉरेस की नई शादी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद पूरे परिवार में सदमे की लहर दौड़ जाती है। मैलोरी अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाने लगती है। वॉर्नी चाल से तंग आ चुका है। रॉय को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। इस बीच एंजल खुद को और भी गहरी मुसीबत में फंसा हुआ पाता है। जब हालात पलटते हैं। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। सिल्वी और रेन अपनी नई जिंदगी में सहज हो रही हैं, वहीं किम्मी के मन में संदेह बना हुआ है। वॉर्नी का रहस्य जानने के बाद रॉय इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का फैसला करता है। मैलोरी फेलिशिया से संपर्क करती है। जूल्स की एंजल के साथ एक गहन मुलाकात होती है। हॉरेस एक घातक गलती कर बैठता है। खूबसूरती की ज्वाला। टाइलर पेरी।
टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। नॉर्मन कुछ अधूरे कामों को निपटाने का फैसला करता है। मैलोरी और वॉर्नी रात का खाना खाने का फैसला करते हैं, जो बुरी तरह गड़बड़ हो जाता है। इसी बीच शहर में घूमते हुए रेन को कुछ दिल दहला देने वाली खबर सुनने को मिलती है। अगला अध्याय। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। हॉरेस अपने इलाज के लिए एक नए विकल्प पर विचार करता है। डेलिंडा के किसी करीबी ने क्लब के आसपास छानबीन शुरू कर दी है। एंजल की मौत के बारे में पता चलने पर किम्मी भागने की योजना बनाने लगती है, लेकिन उसे एक और चौंकाने वाली खबर का सामना करना पड़ता है। उस भयानक डिनर के बाद वॉर्नी, मेलोरी और ओलिविया घर लौटते समय तनावपूर्ण सफर तय करते हैं। शिकारी का शिकार। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। किम्मी हॉरेस को एक और मौका देने की कोशिश करती है। वहीं रेन एक नेक काम करने के लिए क्लब लौट आती है। चार्ल्स को घर पर एक सरप्राइज मिलता है। रॉय को एक नई लड़की मिल जाती है जिस पर वो अपना ध्यान केंद्रित कर सके। मेरे दुश्मन का दुश्मन। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। रेन और एलेक्स के बीच जानलेवा झड़प होती है। नॉर्मन ओलिविया के वित्तीय रहस्य का खुलासा करता है। हॉरेस और रॉय के बीच एक कठिन बातचीत होती है। चार्ल्स जश्न का आनंद ले रहा होता है, तभी उसका नया मेहमान एक खतरनाक योजना को अंजाम देता है। हाथ पैर खुले। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। अपनी जानलेवा डकैती के बाद चार्ल्स मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। रेन को लगता है कि सिल्वी मुसीबत में है, जिससे वो एक बड़ी गलती कर बैठती है। किम्मी अपने काम की जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। एंजल धीरे धीरे हॉरेस की जिंदगी में घुल मिल जाती है। रॉय को फेलिशिया से जल्दी ही प्यार हो जाता है। 24/8 औपचारिकताओं को कुछ समय के लिए रोकें। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 11 सितंबर 2025। रेन की समस्या का हल ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच वॉर्नी और चार्ल्स एक खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। बोर्ड की एक विस्फोटक बैठक होती है, जिससे ओलिविया और नॉर्मन गहरे संकट में पड़ जाते हैं। इसी बीच जूल्स किम्मी को चेतावनी देती है। भाग 2। 25/9। विषाक्त वातावरण। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026। एक हिंसक घटना चार्ल्स को झकझोर कर रख देती है और उसे हताश कर देती है। किम्मी कहानी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। फेलिशिया और मेलोरी एक समझौता करती हैं। वॉर्नी को एक दोस्त मिलता है। 26/10। जीत के लिए खेलना। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026। एक तनावपूर्ण रात्रिभोज किम्मी और सिल्वी के रिश्ते की परीक्षा लेता है। ओलिविया साबित करती है कि वफादारी की भी कीमत होती है। एंजल की नई जीवन शैली उसकी बुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। 27/11। त्रस्त। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026। किम्मी की जूल्स से फोन पर बेहद तीखी बातचीत होती है। रॉय का व्यवहार लगातार बेकाबू होता जा रहा है और मैलोरी की सहनशक्ति भी चरम पर पहुंच जाती है। ओलिविया पर कर्ज का बोझ आ पड़ता है और उसे चेतावनी मिलती है। वॉर्नी को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। एंजल अपनी जिंदगी को तेज रफ्तार में जीना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता है। 28/12। क्रोध की ज्वालाएं। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026। रॉय और मैलोरी के बीच युद्ध और भी तीव्र हो जाता है। वॉर्नी और इवान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। चार्ल्स को न केवल ओलिविया की चोट के बारे में, बल्कि अपनी हालिया डकैती के बारे में भी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। 29/13। बूम। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026। घर में आग लगने के बाद मैलोरी और रॉय एक दूसरे को चोट पहुंचाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। किम्मी, सिल्वी और रेन की सुरक्षा के लिए समय के साथ जूझ रही है। सिल्वी खुद को और भी खतरे में पाती है। एंजल हॉरेस से माफी पाने के लिए बेताब है। रेन को एक बड़ी सफलता मिलती है। नॉर्मन को अपनी पत्नी की मौत के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। आपकी बारी आ रही है। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026। अपनी पत्नी की जानलेवा हिट एंड रन दुर्घटना के पीछे मैलोरी का हाथ होने का पता चलने पर नॉर्मन मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। चार्ल्स मदद के लिए हॉरेस से संपर्क करता है। वार्नी खुद को एक जानलेवा कार चेज में फंसा हुआ पाता है।
ओलिविया एक बार फिर खुद को बचाने की कोशिश करती है। हमारी शक्ति। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026 किम्मी, रेन और मैलोरी की टीम के साथ रॉय अपने शेयरों को बचाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है और चार्ल्स से मदद लेने का प्रयास करता है। ग्लेन की मृत्यु के बाद जूल्स बदला लेने के लिए सिल्वी की ओर रुख करती है। 32-16 क्वींस गैम्बिट। टाइलर पेरी। टाइलर पेरी 19 मार्च 2026 जूल्स द्वारा अपहरण किए जाने के बाद सिल्वी एक निर्णायक निर्णय लेती है। कई बड़े खुलासे होने के बाद मैलोरी और किम्मी एक आपातकालीन बोर्ड बैठक में बेलेयर परिवार के बाकी सदस्यों का सामना करती हैं, जहां कई राज खुलते हैं, वफादारी की परीक्षा होती है और ऐसे आश्चर्य सामने आते हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एंजिल कानूनी सलाह लेने की तैयारी शुरू करती है। उत्पादन। अक्टूबर 2023 में टाइलर पेरी ने नेटफ्लिक्स के साथ कई वर्षों का फर्स्ट लुक डील साइन किया। 12 फरवरी 2024 को ये बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने 16 एपिसोड की ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक का ऑर्डर दिया है, जो इस डील के तहत स्ट्रीमिंग सेवा के लिए उनकी पहली सीरीज है। अप्रैल 2024 में कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें टेलर पॉलिडोर विलियम्स और क्रिस्टल स्टीवर्ट मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि एम्बर रेन स्मिथ, रिको रॉस, डेबी मॉर्गन, रिचर्ड लॉसन, स्टीवन जी नॉर्फ्लिट, जूलियन हॉटन और टेरेल कार्टर नियमित कलाकार थे। शैनन वॉलेस, ब्रायन तनाका, जॉय रोवरिस, जेवियर स्मॉल्स, चार्ल्स मलिक विटफील्ड, टेमेरा टी किसेन, उर्सुला ओ रॉबिन्सन, एशले वर्शर और जॉर्ज मिडलब्रुक को आवर्ती भूमिकाओं में कास्ट किया गया। मार्च 2025 में नेटफ्लिक्स ने सीजन 1 पार्ट 2 के रिलीज होने के बाद शो को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। सीरीज ने काफी लोकप्रियता हासिल की। पार्ट 1 नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में 4 हफ्ते तक रहा और अपने दूसरे हफ्ते में 28 देशों में नंबर 1 पर पहुंच गया। सीजन 2 को 2 भागों में रिलीज करने की योजना है। दिसंबर 2025 में दूसरे सीजन के दूसरे भाग के प्रीमियर से पहले नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला को तीसरे और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। पहले सीजन को टेलीविजन समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। द गार्जियन के टेलीविजन समीक्षक एंड्रयू लॉरेंस ने इसे 5 में से 1 स्टार देते हुए लिखा, बेहद सफल निर्माता की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए पहली ड्रामा सीरीज एक आपदा है, जिसमें एक आयामी किरदार और अव्यवस्थित कथानक हैं। द डिसाइडर के जोएल केलर ने भी इसकी नकारात्मक समीक्षा करते हुए लिखा, टाइलर पेरी की ब्यूटी इन ब्लैक चेहरे पर थप्पड़ की तरह सीधी सादी है, जिसे देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि हमने गंभीर दुर्व्यवहार से भरे पहले एपिसोड में इसे नहीं देखा। लेकिन उन्होंने मैलोरी बेलारी के रूप में क्रिस्टल स्टीवर्ट के प्रदर्शन की सराहना की। दर्शकों की संख्या। ब्यूटी इन ब्लैक ने नेटफ्लिक्स पर अपनी उपलब्धता के पहले 4 दिनों में 5.6 मिलियन व्यूज के साथ चौथी सबसे अधिक देखी जाने वाली सीरीज के रूप में शुरुआत की। दूसरे सप्ताह में यह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के टीवी चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गई और 8.7 मिलियन व्यूज का आंकड़ा छू लिया। टेलर पॉलिडोर एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज स्नोफॉल और ऑल अमेरिकन होमकमिंग में आवर्ती भूमिकाएं निभाकर अपने करियर की शुरुआत की और 2024 में नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए चुनी गईं। जीवन और करियर। पॉलिडोर का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था। उन्होंने केटी, टेक्सास के 7 लेक्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और क्लार्क अटलांटा विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पॉलिडोर ने 2008 की कॉमेडी फिल्म वेलकम होम रॉस्को जेनकिंस में एक छोटी भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर पदार्पण किया। बाद में वो सच्ची अपराध टेलीविजन श्रृंखला स्नैप्ड किलर कपल्स और फेटल अट्रैक्शन में दिखाई दीं और द रेजिडेंट, स्टेप अप, हाई वाटर और जीनियस अरेथा में अतिथि भूमिका निभाई। 2018 से 2019 तक उन्होंने CW सुपर हीरो श्रृंखला ब्लैक लाइटनिंग में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2021 से 2023 तक पॉलिडोर ने FX क्राइम ड्रामा सीरीज स्नोफॉल में हिटमैन डैलस अली की भूमिका निभाई। 2022 से 2023 तक उन्होंने CW स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज ऑल अमेरिकन होमकमिंग में आवर्ती भूमिका निभाई। बाद में 2022 में
पॉलीडोर को ऑल ब्लैक अलौकिक ड्रामा सीरीज विकेट सिटी में मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में चुना गया। 2023 में उन्हें टाइलर पेरी की ड्रामा थ्रिलर फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गया। 2024 में पेरी ने पॉलीडोर को क्रिस्टल स्टीवर्ट के साथ अपनी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में कास्ट किया। निजी जीवन 4 मई 2024 को पॉलीडोर ने अटलांटा के एक सर्जरी रेजिडेंट जेरो विलियम्स से शादी की। 2022 में क्रिसमस के दिन सगाई करने के बाद फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 रॉस्को जेनकिंस का घर वापसी पर स्वागत है। घरेलू लड़की 2016 मेरे सभी दोस्त मर चुके हैं लाना। छोटा पिताजी का बचाव करना वयस्क चमेली। छोटा मोज़ेक मारा एंडरसन 2017 पहले स्थान पर वापस। प्रथम स्थिति एलिसिया डर्टी साउथ हाउस अरेस्ट। जेनोबिया 2018 आपकी पसली नहीं पेरिस छोटा। 2019 आपके बिना बावेट छोटा। 2020 सवारी इसाबेल बेल्किंग छोटा। 2024 तलाक इन द ब्लैक रोना टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 तस्वीरें जानलेवा जोड़े निक्की हिल। एपिसोड राहेल कम्बरलैंड और जॉन विलियम्स। घातक आकर्षण डेनिता स्मिथ। एपिसोड कॉलेज में हत्या। 2015 घातक आकर्षण शेरॉन। एपिसोड एक घातक प्रेम। कॉलेज बॉयफ्रेंड्स द वेब सीरीज कैसी। लैटिमोर। एपिसोड अलग दिन वही पुरानी कहानी। 2018 निवासी ट्रीना। एपिसोड स्वतंत्रता दिवस। स्टेप अप उच्च जल स्तर। छात्र नंबर अन। एपिसोड पायलट। तिमाही से पहले का जीवन संकट थिया लेरू। मुख्य कलाकार 2018-19 एक सुपर हीरो का नाम लिसा। क्रिस्टल स्टीवर्ट सेब्रेक्ट्स जन्म नाम स्टीवर्ट 20 सितंबर 1981 एक अमेरिकी अभिनेत्री और सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता हैं। स्टीवर्ट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2011 में की जब उन्होंने ओन टीबीएस के कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला फॉर बेटर और वर्स में रियल एस्टेट एजेंट लेस्ली मॉरिस की भूमिका निभाई जो 2017 तक चली। इसके तुरंत बाद वो 2018 की फिल्म एक्रीमनी में दिखाई दी। उन्होंने मिस टेक्सास यूएसए 2008 और मिस यूएसए 2008 का खिताब भी जीता। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया जहां वो शीर्ष 10 में पहुंची। 2020 से 2023 तक स्टीवर्ट मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक थीं। उन पर पक्षपात के आरोप, मिस यूएसए 2022 में परिणामों में हेराफेरी और मिस यूएसए 2021 में यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने अगस्त 2023 में आधिकारिक तौर पर पद छोड़ दिया। जीवन और करियर। प्रारंभिक जीवन क्रिस्टल डेने स्टीवर्ट अफ्रीकी अमेरिकी हैं। जलूस स्टीवर्ट ने 1 जुलाई 2007 को टेक्सास के लारेडो में आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 121 अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बाद मिस टेक्सास यूएसए 2008 का खिताब जीता। उस समय वो एक पार्टी प्लानिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग कंपनी चलाती थी और पेशेवर रूप से मॉडलिंग करती थी। उन्होंने अप्रैल 2008 में आयोजित मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया। स्टीवर्ट ने मिसौरी सिटी के एल्किंस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2007 में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त स्टीवर्ट ने ह्यूस्टन के बार्बिजोन मॉडलिंग और एक्टिंग स्कूल से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सितंबर 2008 में न्यूयॉर्क में मर्सिडीज बेंज फैशन वीक में मिस टीन यूएसए स्टीवी पेरी के साथ स्टीवर्ट नजर आईं। ये मिस टेक्सास यूएसए खिताब के लिए स्टीवर्ट का 5वां प्रयास था। वो 2006 और 2007 दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम उपविजेता रहीं। 2005 में तृतीय उपविजेता रहीं और 2003 में सेमीफाइनल तक पहुंची। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उनकी पहली उपस्थिति 2002 में हुई थी जब उन्होंने मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हुए मिस टेक्सास यूएसए 2003 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। 2004 में स्टीवर्ट ने फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की और मिस टेक्सास यूएसए 2005 में टाइलर विलिस के बाद तृतीय उपविजेता रहीं।
अगले वर्ष उन्होंने मिस ह्यूस्टन स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लिया और लॉरेन लैनिंग के बाद प्रथम उपविजेता रहीं। उन्होंने मिस हैरिस काउंटी के रूप में मिस टेक्सास यूएसए 2006 में भाग लिया और दूसरी बार लैनिंग के बाद प्रथम उपविजेता रहीं। 2006 में उन्होंने दूसरी बार मिस ह्यूस्टन की प्रथम उपविजेता का स्थान प्राप्त किया और दोहरी पुनरावृत्ति में 2007 राज्य पेजेंट मिस साउथ ईस्ट टेक्सास के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हुए में मिस ह्यूस्टन मैगन एलिस की प्रथम उपविजेता रहीं। 2007 में उन्होंने स्थानीय खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि मिस टेक्सास यूएसए 2008 के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी का खिताब अपने नाम किया। राज्य स्तरीय टेलीविजन प्रतियोगिता में वो अंतिम 2 में पहुंची। उनके साथ मिस ह्यूस्टन ब्रुक डैनियल भी थीं, जो मिस टेक्सास यूएसए 2007 में उपविजेता रही थीं। इस बार स्टीवर्ट ने खिताब जीता और मिस टेक्सास यूएसए 2008 का ताज अपने नाम किया। उन्होंने प्रारंभिक प्रतियोगिता के दौरान घोषित एवरीथिंग बट वाटर स्विमसूट पुरस्कार भी जीता। स्टीवर्ट मिस टेक्सास यूएसए का ताज जीतने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी हैं। चेल्सी स्मिथ को मिस टेक्सास यूएसए 1995 का ताज पहनाया गया था और बाद में मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स का भी। 11 अप्रैल 2008 को स्टीवर्ट ने मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया, जहां वो मिस यूएसए का खिताब जीतने वाली 9वीं टेक्सास निवासी बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न चैरिटी संगठनों के लिए काम किया, मीडिया साक्षात्कार दिए और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया। 26 अप्रैल को उन्होंने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के रात्रि भोज में भाग लिया। स्टीवर्ट के पास ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से उपभोक्ता विज्ञान और व्यापार में डिग्री है। स्टीवर्ट ह्यूस्टन में नील हैमिल एजेंसी द्वारा एक मॉडल के रूप में प्रतिनिधित्व करती है। स्टीवर्ट अन्य मिस यूनिवर्स प्रतियोगियों के साथ वियतनाम के तट पर स्थित यूएसएस मर्सी का दौरा करती हैं। 13 जुलाई 2008 को स्टीवर्ट ने वियतनाम के नहा ट्रांग में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और शीर्ष 10 में जगह बनाई। उनकी राष्ट्रीय पोशाक आतिशबाजी से प्रेरित थी। स्टीवर्ट लगातार दूसरी मिस यूएसए बनी। उनसे पहले 2007 में राहेल स्मिथ के साथ ऐसा हुआ था, जो इवनिंग गाउन प्रतियोगिता के दौरान लड़खड़ाकर गिर गईं। इसके बाद उन्होंने ताली बजाकर दर्शकों को प्रोत्साहित किया। स्मिथ के विपरीत स्टीवर्ट शीर्ष 5 में जगह नहीं बना पाईं और कुल मिलाकर 8वें स्थान पर रहीं। नवंबर 2020 में स्टीवर्ट मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक बनी, जिससे पेजेंट को मिस यूनिवर्स संगठन से अलग एक नए स्वतंत्र संगठन में विभाजित किया गया। वो इस पद को संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं। अक्टूबर 2022 में स्टीवर्ट और उनकी कंपनी मिस ब्रांड कॉरपोरेशन को पूर्व प्रतियोगियों द्वारा पक्षपात, परिणामों में हेराफेरी और यौन उत्पीड़न के कई आरोपों के बाद पेजेंट के आयोजन में उनकी भूमिकाओं से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने अगस्त 2023 में आधिकारिक तौर पर पद छोड़ दिया। होस्टिंग 31 जुलाई 2009 को स्टीवर्ट ने सेठ गोल्डमैन के साथ मिस टीन यूएसए 2009 प्रतियोगिता की मेजबानी की। 24 जुलाई 2010 को गोल्डमैन और स्टीवर्ट ने एक बार फिर मिस टीन यूएसए प्रतियोगिता की मेजबानी की। स्टीवर्ट ने अपने बेल्जियम में जन्मे पति मॉडल मैक्स सेब्रेक्ट्स विवाह 9 अगस्त 2014 के साथ कई मिस टेक्सास यूएसए पेजेंट की सह मेजबानी भी की और उन्होंने जेसन फेनबर्ग के साथ भी सह मेजबानी की। स्टीवर्ट ने 5 जून 2016 को लास वेगस, नेवादा में मिस यूएसए 2016 प्रतियोगिता में फाइनल जज के रूप में कार्य किया। अभिनय 2011 में स्टीवर्ट ने सिटकॉम हाउस ऑफ पेन के एक एपिसोड में अभिनय की शुरुआत की। उसी वर्ष पेरी ने उन्हें टीबीएस ओएन कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला फॉर बेटर और वर्स में मुख्य भूमिका में लिया, जिसमें उन्होंने 6 सीजन तक लेस्ली मॉरिस की भूमिका निभाई। 2012 में पेरी ने स्टीवर्ट को उनकी पहली फिल्म गुड डीड्स में एक सचिव की भूमिका में लिया। 2017 में उन्हें टीएलसी की अल्पकालिक ड्रामा श्रृंखला टू क्लोज टू होम में एक नियमित कलाकार के रूप में लिया गया। 2018 में उन्हें पेरी की थ्रिलर एक्रीमोनी में लिया गया। टाइलर पेरी के निर्माण में अपनी भूमिकाओं के अलावा स्टीवर्ट टेलीविजन श्रृंखला द एक्सेस के एक एपिसोड में भी दिखाई दी,
2024 में स्टीवर्ट को नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। निजी जीवन: उन्होंने अगस्त 2014 में बेल्जियम के मॉडल मैक्स से ब्रेक्ट से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 हमारे जीवन के दिन कैमियो स्वयं एक एपिसोड 2011 हाउस ऑफ पेन वेनेसा एपिसोड पेनफुल विजिट मैडिसन हिंटन, जिन्हें पेशेवर तौर पर टीएस मैडिसन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी मनोरंजनकर्ता और अभिनेत्री हैं। रियलिटी शो द टीएस मैडिसन एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी खुद की रियलिटी सीरीज में अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करने वाली पहली अश्वेत ट्रांसजेंडर महिला बनी। उन्होंने जोला और ब्रोज जैसी फिल्मों में अभिनय किया है और वो सीजन 15 से रूपॉल की ड्रैग रेस में स्थायी जज रही हैं। जीवन और करियर: फ्लोरिडा के मायामी की मूल निवासी मैडिसन 2013 में न्यू वीव 22 इंचेस शीर्षक वाले वाइन क्लिप के रिलीज होने के बाद वायरल हो गईं। इस वीडियो में वो अपने नग्न शरीर का प्रदर्शन करती हैं। इस दौरान मैडिसन वयस्क फिल्मों में अभिनय कर रही थीं और एक सफल प्रोडक्शन कंपनी चला रही थीं। LGBTQ&A पॉडकास्ट पर मैडिसन ने कहा कि ट्रांसजेंडर होने के कारण कई नौकरियों से निकाले जाने के बाद उन्होंने सेक्स वर्क करना शुरू कर दिया। मैडिसन एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। मैडिसन ने 2014 में पिंक मनी रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अपना पहला एल्बम द न्यू सुप्रीम रिलीज किया। मैडिसन ने 2015 में अपनी आत्मकथा अ लाइट थ्रू द शेड एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ क्वीन प्रकाशित की। वो 2016 में एलिस मिया और रूपॉल के साथ ड्रॉप गाने में दिखाई दी और 2021 में टॉड्रिक हॉल के साथ डिग दिस बिग गाने में सहयोग किया। मैडिसन ने जोला और नेटफ्लिक्स पर द परफेक्ट फाइंड जैसी फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएं निभाई हैं। मैडिसन ब्रोस में भी नजर आईं, जिसे किसी बड़े स्टूडियो की पहली समलैंगिक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में प्रचारित किया गया था। मैडिसन ने रूपॉल की ड्रैग रेस में कई बार अतिथि जज के रूप में भाग लिया और बाद में सीजन 15 से नियमित जज बन गईं। 2019 में सिल्की नटमैग गनाचे ने रूपॉल की ड्रैग रेस के सीजन 11 के स्नैच गेम एपिसोड में मैडिसन की नकल की और चुनौती जीत ली। 2021 में द टीएस मैडिसन एक्सपीरियंस ने VTV पर डेब्यू किया, जिससे मैडिसन अपने खुद के रियलिटी शो में अभिनय करने वाली पहली अश्वेत ट्रांसजेंडर महिला बन गईं। मैडिसन इस सीरीज की कार्यकारी निर्माता भी थीं। मैडिसन की आवाज़ को बियॉन्से के 2022 एल्बम रेनेसां के गीत कोजी में सैंपल किया गया है, जिसके लिए मैडिसन को ग्रैमी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि एल्बम ने सर्वश्रेष्ठ डांस और इलेक्ट्रॉनिक एल्बम के लिए 2023 ग्रैमी पुरस्कार जीता। रूपॉल की ड्रैग रेस सीजन 15 में जज के रूप में मैडिसन उस टीम का हिस्सा थीं जिसने उत्कृष्ट रियलिटी प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए 2023 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 31 मार्च 2025 को मैडिसन ने अटलांटा में पूर्व में जेल में बंद अश्वेत ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए पुनर्वास गृह टीएस मैडिसन स्टार्टर हाउस खोला। ये उद्घाटन ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस के साथ हुआ। मैडिसन इस कार्यक्रम के बारे में एक वृत्तचित्र श्रृंखला बना रही है। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2014 जरा ठहरिए स्वयं वर्ल्ड ऑफ वंडर वेब सीरीज 2016 कॉमेडी शो स्वयं एक एपिसोड 2018 मछलियों का टैंक स्वयं अमेज़न प्राइम वीडियो, जिसमें आइसिस किंग और अरीसे वांजर के साथ सह अभिनय किया गया था। 2021 टीएस मैडिसन अनुभव स्वयं 2021 वर्तमान रूपॉल की ड्रैग रेस स्वयं अतिथि जज सीजन 13-14 3 एपिसोड मुख्य जज सीजन 15 वर्तमान। जूलियन हॉर्टन जन्म 12 दिसंबर 1991 एक अमेरिकी अभिनेता और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्हें टाइलर पेरी की नेटफ्लिक्स श्रृंखला ब्यूटी इन ब्लैक 2024 में रॉय बेलारी की भूमिका के लिए सबसे अच्छी तरह जाना जाता है। हॉर्टन ने खेल जगत से अभिनय की ओर रुख किया और फिल्म और टेलीविजन में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान हासिल की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जूलियन हॉर्टन का जन्म फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हुआ था और उनका पालन पोषण अटलांटा जॉर्जिया में हुआ। उन्होंने नॉरक्रॉस जॉर्जिया में ग्रेटर अटलांटा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की
और बाद में अरकानसस रेजरबैक्स के लिए वाइड रिसीवर के रूप में कॉलेज फुटबॉल खेला। जीवन और करियर। अपने सीनियर सीजन के बाद हॉर्टन ने पेशेवर फुटबॉल करियर बनाने का फैसला किया और मई 2010 में टेनेसी टाइटंस के साथ अनुबंध किया, लेकिन एक प्री सीजन गेम खेलने के बाद अगस्त में उन्हें टीम से निकाल दिया गया। ऑर्टन ने 2018 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अमेज़न प्राइम की फिल्म द हाउस इनविक्टस से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनके शुरुआती कामों में द CW पर लेगेसीज और BET पर ब्रू जैसे शो में अतिथि भूमिकाएं शामिल थीं। 2021 में हॉर्टन ने नेशनल चैंपियन से थिएटर में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने J.K. सिमंस और स्टीफन जेम्स के साथ अभिनय किया। 2022 में हॉर्टन ब्लैक स्पार्टन्स में नील मैकडोनो और जे अल्फोंस निकोलसन के साथ दिखाई दिए। 2024 में हॉर्टन को टाइलर पेरी की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में रॉय बेलारी के किरदार के लिए काफ़ी पहचान मिली। हॉर्टन अभिनेता डोनाल्ड फैसन के चचेरे भाई भी हैं। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका। नोट्स 2018। लथ ब्रैंडन छोटा। स्टीवन जी नॉरफ्लिट एक अमेरिकी फ्रांसीसी अभिनेता है। उन्होंने टेलीविजन मिनी सीरीज वॉचमैन 2019 और जीनियस अरीथा 2021 में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। 2024 में नॉरफ्लिट ने नेटफ्लिक्स सोप ओपेरा ब्यूटी इन ब्लैक में अभिनय किया। जीवन और करियर। नॉरफ्लिट का जन्म डेट्रॉइट मिशिगन में हुआ था और उन्होंने अटलांटा जॉर्जिया के मोरहाउस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक अमेरिकी फ्रांसीसी माँ और एक हाइटियन अमेरिकी पिता के पुत्र, नॉरफ्लिट को अपने माता पिता से फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त है। अटलांटा में रहते हुए नॉरफ्लिट ने एक नर्तक के रूप में काम करना शुरू किया और 2010 में उन्होंने नृत्य नाटक फिल्म स्टॉर्म द यार्ड होमकमिंग में एक नर्तक की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय की शुरुआत की। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला शेमलेस, अंडरग्राउंड, बीइंग मैरी जेन, शिकागो PD, डायनेस्टी और गुड गर्ल्स में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2019 में उन्होंने HBO श्रृंखला वॉचमैन में ओबी विलियम्स के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2021 में नॉरफ्लिट ने नेशनल ज्योग्राफिक की जीवनी श्रृंखला जीनियस अरेथा में सोल गायिका अरेथा फ्रैंकलिन के भाई सेसिल फ्रैंकलिन की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने AMC की गॉथिक हॉरर श्रृंखला इंटरव्यू विद द वैम्पायर में अतिथि भूमिका निभाई। 2023 में वे टाइलर पेरी के BET प्लस सोप ओपेरा रूथलेस की कास्ट में शामिल हुए। अगले वर्ष पेरी ने उन्हें अपनी नेटफ्लिक्स श्रृंखला ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में कास्ट किया। निजी जीवन। नॉरफ्लिट खुले तौर पर समलैंगिक हैं। उन्होंने और टेलीविजन निर्देशक एंथनी हेमिंग्वे ने 2014 में एक आपसी दोस्त के माध्यम से परिचय होने के बाद डेटिंग शुरू की। उन्होंने जून 2018 में सगाई की और सितंबर 2019 में शादी की। रिकी ली लॉसन जन्म 7 मार्च 1947 एक अमेरिकी अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में अभिनय किया है। वो शायद शैलीगत फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उन्होंने 1982 की फिल्म पोल्टरजिस्ट में रयान और 1983 की NBC मिनी सीरीज वी में डॉक्टर बेन टेलर की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और करियर। कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा में रिकी ली लॉसन के रूप में जन्मे लॉसन को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में भर्ती किया गया और वे एक चिकित्सक बन गए। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम में 21 महीने सेवा की और कार्रवाई में घायल हो गए। अपनी सैन्य सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर शुरू किया। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका 1971 की फिल्म डर्टी हैरी में एक समलैंगिक व्यक्ति की थी, जिसे हत्या का निशाना बनाया गया था। 1973 में उन्होंने स्क्रीम ब्लैकुला स्क्रीम में विलिस की भूमिका निभाई। उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं में 1979 की फिल्म द मेन इवेंट और 1984 का नाटक स्ट्रीट्स ऑफ फायर शामिल हैं, जहां उन्होंने ऑफिसर एड प्राइस की भूमिका निभाई थी। लॉसन की टेलीविजन श्रृंखला में पहली निरंतर मुख्य भूमिका 1977 में ऑस्ट्रेलियाई नाटक होटल स्टोरी में थी। हालांकि वो श्रृंखला पहले एपिसोड के प्रसारित होने से पहले ही रद्द कर दी गई थी। बाद में उन्होंने 1980 के दशक की श्रृंखला शिकागो स्टोरी में अभिनय किया। उन्होंने 1986 से 1987 तक प्राइम टाइम सोप ओपेरा डायनेस्टी में निक किम्बल की भूमिका निभाई।
1989 से 1991 तक द डेज एंड नाइट्स ऑफ मॉली डॉड में जासूस नथानिएल हॉथॉर्न के रूप में दिखाई दिए और 1992 से 1994 तक डे टाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में लूकस बार्न्स के रूप में नजर आए। लॉसन ने टेलीविजन पर कई अतिथि भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें कोजैक, गेट क्रिस्टी लव, सिस्टर सिस्टर, सोल फूड, द बर्नी मैक शो, द डिवीजन, ऑल इन द फैमिली और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन शामिल हैं। निजी जीवन। लॉसन ने अपनी पहली पत्नी अभिनेत्री डेनिस गोर्डी से 1978 की नव वर्ष की पूर्व संध्या से 1989 तक शादी की थी। उनकी एक बेटी है, अभिनेत्री बियांका लॉसन, जिसका जन्म 1979 में हुआ था। लॉसन का एक बेटा भी है जिसका नाम रिकी है, जिसका जन्म 1992 में हुआ था। 22 मार्च 1992 को लॉसन न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में लागुआर्डिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद यूएसए एयर फ्लाइट 405 विमान दुर्घटना में बाल बाल बच गए। 2013 की गर्मियों के दौरान उन्होंने फैशन डिजाइनर और गायिकाओं बियॉन्से और सोलांगे नॉल्स की मां टीना नॉल्स को डेट करना शुरू किया। लॉसन और नॉल्स एक दूसरे को 30 से अधिक वर्षों से जानते थे, क्योंकि वो उनकी दिवंगत बहन की सबसे अच्छी दोस्त थीं। परिणाम स्वरूप लॉसन ने कहा कि उन्होंने हमेशा दूर से और करीब से भी उनकी प्रशंसा की है। दंपति ने 12 अप्रैल 2015 को शादी की। नॉल्स ने जुलाई 2023 में तलाक के लिए अर्जी दी और ये 2024 में अंतिम रूप दिया गया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1971 डर्टी हैरी समलैंगिक 1973 चीक ब्लैकुला चीक विलिस डैनियल फॉक्स स्टाइल छोटा हेनरी 1973 शुगर हिल लेफ्टिनेंट वैलेंटाइन बोगार्ड लेरॉय फिस्क 1975 क्रॉसफायर अधिकारी केन डिलार्ड टीवी फिल्म 1977 ऑड्रे रोज पुलिसकर्मी नंबर 1 1978 घर आ रहा थपथपाना 1989 चार्ल्सटन जेम्स हैरिस टीवी फिल्म जेरिको मील आरसी स्टाइल्स टीवी फिल्म भैंस सैनिक कालेब हॉलिडे टीवी फिल्म मुख्य समारोह हेक्टर मंटिला 1980 सुनहरा पल एक ओलंपिक प्रेम कहानी जीन डेविस टीवी फिल्म 1982 पोल्टरगाइस्ट रयान लीडफुट अधिकारी वेंचेक टीवी फिल्म 1984 आग की सड़कें अधिकारी एड प्राइस 1985 चिपकना कॉर्नेल 1986 प्रभाव में डॉक्टर दुरान टीवी फिल्म जॉनी मे गिब्सन एफबीआई एडम प्रेंटिस टीवी फिल्म 1989 भूला हुआ सार्जेंट फ्रैंक डॉक मैकडरमॉट टीवी फिल्म अपने आनंद को दुगुना करें थोड़ा सा टीवी फिल्म 1997 कम महत्व की चीज का प्रदर्शन CIA एजेंट 1998 स्टेला ने अपनी खोई हुई लय कैसे वापस पाई जैक चार्ल्स मलिक विटफील्ड जन्म ओक अगस्त 1972 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। वे टेलीविजन मिनी सीरीज द टेम्पटेशंस 1998 में ओटिस विलियम्स के किरदार के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें टेलीविजन फिल्म या मिनी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए NAACP इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। विटफील्ड ने बाद में टेलीविजन श्रृंखला द गार्डियन और इफ लविंग यू इज रॉन्ग में अभिनय किया और सुपरनैचुरल, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, एम्पायर और शिकागो मेड में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। जीवन और करियर। विटफील्ड का जन्म ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। 1992 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1993 से 1994 तक ABC के डे टाइम सोप ओपरा वन लाइफ टू लिव में बेन प्राइस की भूमिका निभाई। बाद में वे फ्रेश और ब्लीडिंग हार्ट्स फिल्मों में दिखाई दिए। विटफील्ड 1998 की मिनी सीरीज द टेम्पटेशंस में ओटिस विलियम्स की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 2001 से 2003 तक उन्होंने CBS के कानूनी ड्रामा सीरीज द गार्डियन में जेम्स मूनी की भूमिका निभाई। बाद में विटफील्ड ने CSI मियामी, कैसल द गेम, प्राइवेट प्रैक्टिस, व्हाइट कॉलर, रिजोली एंड आइल्स, बॉडी ऑफ प्रूफ, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, द गुड वाइफ और स्कॉर्पियन में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 2007 से 2008 तक द CW सीरीज सुपरनैचुरल में एजेंट हेनरिक्सेन की आवर्ती भूमिका भी निभाई और कई टेलीविजन पायलटों में सह कलाकार के रूप में काम किया।
विटफील्ड ने यूबीसॉफ्ट के फर्स्ट पर्सन शूटर फार क्राई 3 में डेनिस की भूमिका भी निभाई, जो पूरे गेम में जेसन ब्रॉडी की मदद करता है। 2014 में विटफील्ड ने ओपरा विनफ्रे नेटवर्क श्रृंखला इफ लविंग यू इज रॉन्ग में एप्रिल पार्कर जोन्स के किरदार के प्रेमी के रूप में अभिनय करना शुरू किया। ये श्रृंखला 2019 में समाप्त हुई। 2016 में वो एंथोलॉजिकल श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी के छठे सीजन के 3 एपिसोड में मेसन हैरिस के रूप में दिखाई दिए। 2019 में विटफील्ड ने बाउंस टीवी के मूल सिटकॉम लास्ट कॉल में डेरियस नाइट की मुख्य भूमिका निभाई। 2022 में उन्होंने ऑल ब्लैक हॉरर एंथोलॉजी श्रृंखला टेरर लेक ड्राइव के दूसरे सीजन में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1994, ताज़ा स्मोकी भावुक हृदय डोनी स्टीवर्ट 2000, प्लेयाज कोर्ट जुवाने डेबोरा एंड डेबी मॉर्गन जन्म 20 सितंबर 1951 या 1956, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। मॉर्गन कई फिल्म और टीवी प्रस्तुतियों में दिखाई दी हैं। उन्हें एबीसी के सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एनजी बैक्स्टर हबर्ड के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए वो 1989 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डे टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बनी। उन्होंने चार्म्ड के चौथे और पांचवें सीजन में भविष्यवक्ता की भूमिका भी निभाई। फिल्मों में ईव्स बायू 1997 में मोजेल बैटिस्ट डेलाक्रॉइक्स के रूप में उनके अभिनय की समीक्षकों ने खूब सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्होंने 2014 से 2021 तक स्टार्स की क्राइम ड्रामा सीरीज पावर और उसके स्पिन ऑफ पावर बुक 2 गोस्ट में एस्टेले ग्रीन की आवर्ती भूमिका निभाई और फॉक्स की ड्रामा सीरीज आवर काइंड ऑफ पीपल में भी सह कलाकार के रूप में काम किया। प्रारंभिक जीवन। मॉर्गन का जन्म डन, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। वो एक शिक्षिका लोरा और एक कसाई जॉर्ज मॉर्गन जूनियर की बेटी थी। उनकी एक छोटी बहन टेरी है। मॉर्गन जब बच्ची ही थी तब उनका परिवार ब्रॉन्क्स में रहने लगा। 1997 में पीपुल पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में मॉर्गन ने खुलासा किया कि उनके पिता एक हिंसक शराबी थे। हालांकि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। मॉर्गन को याद है कि उनकी मां अक्सर अपने पिता से भागती थीं। उनके पिता की 1975 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। मॉर्गन ने एक्विनास हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। मॉर्गन की सबसे पहली फिल्म भूमिका 1971 में आई फिल्म क्राई अंकल में थी। उन्होंने इसमें वी का किरदार निभाया था। मॉर्गन की सबसे पहली आवर्ती भूमिका 1976 से 1977 तक चलने वाले व्हाट्स हैपनिंग में डायने हैरिस के रूप में थी और उन्होंने गुड टाइम्स में भी काम किया। 1989 में उन्हें मिनी सीरीज रूट्स द नेक्स्ट जनरेशंस में एलेक्स हेली की परदादी एलिजाबेथ हार्वे के किरदार के लिए काफ़ी सराहना मिली और द वाइट शैडो में कर्टिस जैक्सन की पूर्व प्रेमिका से वेश्या बनी महिला के अतिथि किरदार के लिए भी। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एनजी बैक्स्टर हबर्ड की थी, जिसे उन्होंने जनवरी 1982 से जुलाई 1990 तक निभाया था। एनजी के उनके किरदार ने पूरे अमेरिका में कई अश्वेत दर्शकों के दिलों को छू लिया। एनजी और उनके प्रेमी जेसी हबर्ड, डार्नेल विलियम्स, दिन के समय प्रसारित होने वाले सोप ओपेरा में पहले अफ्रीकी अमेरिकी सुपर कपल बन गए। 1989 में मॉर्गन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डे टाइम एमी अवार्ड जीता, जिसे उन्होंने सेंटा बारबरा की अभिनेत्री नैन्सी ली ग्रैन के साथ साझा किया। उन्होंने और विलियम्स ने 1980 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क हॉट ट्रैक्स नामक एक संगीत वीडियो शो की सह-मेजबानी भी की थी। ऑल माई चिल्ड्रन छोड़ने के बाद मॉर्गन ने एनबीसी के सोप ओपरा जनरेशंस में शैंटल मार्शल की भूमिका निभाई, अभिनेत्री शेरॉन ब्राउन की जगह, और शो के समाप्त होने तक उससे जुड़ी रहीं। फिर 1993 में उन्होंने एबीसी के लविंग में एनजी हबर्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 1995 में उन्होंने द सिटी लविंग का एक नया संस्करण में उसी किरदार को निभाया, जिससे मॉर्गन 3 अलग-अलग सोप ओपरा में एक ही किरदार निभाने वाली कुछ अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। 1997 से 1998 तक
उन्होंने पोर्ट चार्ल्स में डॉक्टर एलन बर्गेस की भूमिका भी निभाई। 1980 और 1990 के दशक में मॉर्गन अश्वेत महिलाओं के लिए संभावनाओं का प्रतीक बन गईं, क्योंकि उनके सभी सोप ओपरा किरदारों में उन्हें एक सफल डॉक्टर के रूप में दिखाया गया था। निर्देशक कैसी लेमन्स की ड्रामा फिल्म ईव्स बेयू 1997 में भविष्यवक्ता मोज़ेल बैटिस्ट डेला क्रॉइक्स के किरदार के लिए मॉर्गन को फिल्म समीक्षकों से खूब सराहना मिली। इस भूमिका के लिए उन्हें शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला और उन्हें इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बाद में उन्होंने सोप ओपेरा छोड़ दिए और शी इज़ ऑल दैट 1999, द हरिकेन 1999, लव एंड बास्केटबॉल 2000, वुमेन दाउ आर्ट लूज्ड 2004, कोच कार्टर 2005, रिलेटिव स्ट्रेंजर्स 2006 और कलर ऑफ द क्रॉस 2006 जैसी फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। टेलीविजन पर उन्होंने द प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बोस्टन पब्लिक, प्रोविडेंस और सोल फूड में भूमिकाएं निभाईं। 2002 से 2003 तक मॉर्गन ने लाइफ टाइम ड्रामा सीरीज फॉर द पीपल में ली थॉम्सन के साथ मुख्य किरदार लोरा गिब्सन की भूमिका निभाई। उन्होंने चार्म्ड के चौथे और पांचवें सीजन में भविष्यवक्ता की भूमिका भी निभाई। मॉर्गन अपने सह कलाकार डार्नेल विलियम्स के साथ दिन के समय के टेलीविजन को छोड़ने के 10 साल बाद जनवरी 2008 में ऑल माई चिल्ड्रन में वापस आईं। मई 2009 और 2011 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2011 में एबीसी ने ऑल माई चिल्ड्रन को रद्द कर दिया और मॉर्गन 7 अक्टूबर 2011 को योलांडा हार्मनी हैमिल्टन के रूप में द यंग एंड द रेस्टलेस के कलाकारों में शामिल हो गईं। ठीक 2 सप्ताह बाद जब ऑल माई चिल्ड्रन का अंतिम टेलीविजन एपिसोड 23 सितंबर 2011 को प्रसारित हुआ था। 2013 में मॉर्गन ऑल माई चिल्ड्रन के वेब आधारित रीबूट में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एनजी हबर्ट की अपनी भूमिका को दोहराया। श्रृंखला का प्रीमियर 29 अप्रैल 2013 को हुआ और एक ही सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया। नवंबर 2013 में ऑल माई चिल्ड्रन के रद्द होने के बाद मॉर्गन को स्टार्स ड्रामा श्रृंखला पावर में ओमारी हार्डविक और नटूरी नॉटन के साथ कास्ट किया गया। 2015 में उन्होंने रिचर्ड लॉसन और विविका ए फॉक्स के साथ TV1 की 2 हॉलिडे फिल्मों रॉयल फैमिली थैंक्सगिविंग और रॉयल फैमिली क्रिसमस में सह अभिनय किया। मॉर्गन ने बाद में लाइफ टाइम की बायोपिक टोनी ब्रैक्सटन अनब्रेक माई हार्ट में टोनी ब्रैक्सटन की मां की भूमिका निभाई। 2017 में मॉर्गन मार्वल मिनी सीरीज द डिफेंडर्स में डेलोरस की भूमिका में नजर आईं। अगले वर्ष उन्होंने BET ड्रामा सीरीज द क्वाड में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2019 में वो मार्लन वेंस अभिनीत नेटफ्लिक्स फिल्म सेक्सटुप्लेट्स में दिखाई दी। उन्होंने लाइफ टाइम मूवी मैरी लिटिल क्रिसमस और उसके सीक्वल में केली रॉलैंड के साथ अभिनय किया। 2021 में उन्हें ली डैनियल के प्राइम टाइम सोप ओपरा अवर काइंड ऑफ पीपल में याया डाकोस्टा के साथ कास्ट किया गया। 2023 में उन्होंने लाइफ टाइम बायोपिक कीशिया कोल दिस इज माई स्टोरी में कीशिया कोल की मां की भूमिका निभाई। टीवी फैनेटिक की जैस्मिन ब्लू ने अपनी समीक्षा में लिखा, डेबी मॉर्गन हमेशा से एक सशक्त हस्ती रही हैं, एक ऐसी दिग्गज जो इस समय और यहीं अपनी प्रशंसा की पूरी हकदार हैं। ये कहना कि उन्होंने इस फिल्म में जान डाल दी सदी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा। वो शानदार थीं। उन्होंने फ्रैंकी का किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि कुछ पलों में तो मुझे सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। ये लगभग अविश्वसनीय है कि मॉर्गन ने दिवंगत माँ और दादी के किरदार को कितनी खूबसूरती से निभाया। बाद में मॉर्गन को टाइलर पेरी द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गया। निजी जीवन। मॉर्गन ने 4 बार शादी की है और उनकी कोई संतान नहीं है। उनकी पहली शादी चार्ल्स वेल्डन से 1980 से 1984 तक चली। 1989 में मॉर्गन ने अभिनेता चार्ल्स एस डटन से शादी की और 1994 में उनका तलाक हो गया। 1997 से 2000 तक मॉर्गन ने फोटोग्राफर डॉन थॉम्सन से शादी की। मॉर्गन जून 2009 से जेफरी विंस्टन से विवाहित हैं। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1971 हार मान लो ओल्गा विंटर। 1974 अविश्वसनीय मनोहरता
मॉर्गन स्टेट के छात्र 1975, मैंडिंगो DITE 1976, टैक्सी ड्राइवर कोलंबस सर्कल में। ब्रायन केकोआ तनाका, ओलंपिया वॉशिंगटन, जन्म 11 अप्रैल 1983, एक जापानी अमेरिकी नर्तक, कोरियोग्राफर, अभिनेता और रचनात्मक निर्देशक हैं जो मारिया कैरी, रिहाना, जेनिफर लोपेज, मैडोना और बियॉन्से जैसी वैश्विक संगीत हस्तियों के साथ अपने काम के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। आजीविका। तनाका का जन्म अप्रैल 1983 में वॉशिंगटन में एक जापानी पिता और अमेरिकी माता के घर हुआ था। तनाका ने 2000 के दशक के मध्य में अपने पेशेवर नृत्य करियर की शुरुआत की। 2004 में उन्हें डेस्टिनीज चाइल्ड के साथ उनके डेस्टिनी फुलफिल्ड एंड लविंग इट टूर के दौरान प्रदर्शन करने का अवसर मिला, जिससे उन्हें व्यापक दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिला। 2006 में उन्होंने नेली फर्टाडो के मैनीटर संगीत वीडियो में एक नर्तक के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। उसी वर्ष वो मारिया कैरी के द एडवेंचर्स ऑफ मिमी टूर में शामिल हुए, जिससे पॉप आइकन के साथ उनके लंबे समय तक चलने वाले पेशेवर संबंध की शुरुआत हुई। ब्रायन ने तब से ग्रैमी अवार्ड्स, MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स और MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स सहित कई प्रमुख संगीत पुरस्कार समारोहों में प्रस्तुति दी है। उन्हें वीडियो फोन पर अपने काम के लिए 2010 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी कार्यक्रम में उन्होंने अशर के साथ प्रस्तुति दी। कोरियोग्राफर और डांसर के रूप में अपने काम के अलावा ब्रायन ने एक मॉडल और अभिनेता के रूप में भी काम किया है और नाइकी, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, ओल्ड नेवी और आईपॉड जैसी कंपनियों के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दिए हैं। 2010 की शुरुआत में उन्होंने केविन कॉस्म के संगीत पर आधारित त्रयी हुक वर्सेस ब्रिज का निर्माण, निर्देशन, कोरियोग्राफी और उसमें अभिनय किया। अगले वर्षों में तनाका ने मनोरंजन उद्योग में अपने करियर का विस्तार किया और प्रमुख नृत्य प्रस्तुतियों में भूमिकाएं हासिल की। वो स्टेप अप रेवोल्यूशन 2012 में दिखाई दिए और डांसिंग विद द स्टार्स में भी प्रस्तुति दी। बियॉन्से के साथ उनके सहयोग में आई एम वर्ल्ड टूर में भागीदारी और रन द वर्ल्ड गर्ल्स और लव ऑन टॉप के संगीत वीडियो में उपस्थिति शामिल थी, जिनमें से बाद वाले की कोरियोग्राफी में भी उन्होंने योगदान दिया। 2014 में उन्होंने अपना एकल गीत बाउंस रिलीज किया। मारिया कैरी के साथ तनाका के लंबे समय से चले आ रहे पेशेवर संबंधों के कारण उन्होंने स्वीट स्वीट फैंटेसी टूर 2016 सहित कई दौरों में भाग लिया। 2017 से आगे उन्होंने न केवल ऑल द हिट्स टूर 2017, द बटरफ्लाई रिटर्न्स रेजिडेंसी 2018-2020, कॉशन वर्ल्ड टूर 2019 और कैरी के वार्षिक क्रिसमस शो 2016 से 2022 में प्रदर्शन किया, बल्कि मुख्य कोरियोग्राफर के रूप में भी कार्य किया। जुलाई 2018 में सीजर पैलेस में द बटरफ्लाई रिटर्न्स के दौरान तनाका ने फैंटेसी गीत प्रस्तुत किया। 2024 में तनाका टाइलर पेरी की नेटफ्लिक्स श्रृंखला ब्यूटी इन ब्लैक में ऑफिसर एलेक्स की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। निजी जीवन। अक्टूबर 2016 में उन्होंने अमेरिकी गायिका गीतकार मारिया कैरी को डेट करना शुरू किया। 26 दिसंबर 2023 को तनाका ने पुष्टि की कि 7 साल के रिश्ते के बाद वो और कैरी अलग हो गए हैं। एकल 2014 उछाल। वीडियो संगीत 2021 क्रिसमस पर प्यार में पड़ना, मारिया कैरी, खालिद और किर्क फ्रैंकलिन। 2019 ए नोनो, मारिया कैरी। रॉस की पहली टेलीविजन भूमिका द यंग एंड द रेस्टलेस में एक एक्स्ट्रा के रूप में थी, जिसके बाद उन्होंने हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक छोटी भूमिका निभाई और विटनी ह्यूस्टन के 1985 के हिट गीत सेविंग ऑल माई लव फॉर यू के संगीत वीडियो में मुख्य पुरुष भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने फिल्म एलियंस 1986 में प्राइवेट रिको फ्रॉस्ट की भूमिका निभाई और डेथ विश 3 1985, स्पाइस लाइक अस 1985, द डर्टी डजन नेक्स्ट मिशन 1985 टीवी फिल्म, डिस्प्लेस्ड पर्सन अमेरिकन प्लेहाउस का 1985 का एपिसोड, गुलिवर ट्रैवल्स 1996, मिशन इम्पॉसिबल 1996, फियर्स क्रीचर्स 1997, नेट एंड द कर्नल 2003 और हाइड्रा 2009 जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 1990 के दशक के प्रारंभ तक
वे यूनाइटेड किंगडम में रहे और काम किया। उन्होंने BBC वन के नाटक वेस्ट बीच में ग्रेग डकोस्टा की भूमिका निभाई। वहां रहते हुए उन्होंने डॉक्टर हू 1988 के धारावाहिक द ग्रेटेस्ट शो इन द गैलेक्सी में और जीव्स एंड वूस्टर में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और 1991 की मिनी सीरीज स्लीपर्स में CIA एजेंट कार्ल रिचफील्ड के रूप में सहायक भूमिका निभाई। इसे दोस्तों 24 अक्टूबर 2000 एक तरह से 24 में इसका पार्ट 1 रिलीज़ किया गया और इसके बाद दूसरा जो सीज़न है इसे एक तरह से 19 मार्च 2000 एक तरह से 26 को प्रसारित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी एक तरह से 19 मार्च को इसका जो सेक्शन है वो एक तरह से रिलीज़ किया गया है। बाकी अपकमिंग जो नया सेक्शन है वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है नेटफ्लिक्स की तरफ से। बाकी ये हिट सीरीज़ है तो कंफर्म हमें कंटिन्यू इसके सेक्शन देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने इसकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।